हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट्स। शिक्षा नीति या एजुकेशन पॉलिसी का क्या मतलब होता है? इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम कैसा होगा, हायर एजुकेशन का सिस्टम कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा या उस पर्टिकुलर एजुकेशन का एम क्या होगा। इसी को ही एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 2019 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया गया और आज इस ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो हमारा करंट एजुकेशन पॉलिसी है वो अभी तक 1986 से चला आ रहा है। तो ऐसे में ओवर द टाइम हमें एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और एजुकेशन को ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए और इंक्लूसिव बनाने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत थी, जो हमारे करंट समय की डिमांड को देखते हुए उसमें चेंज लेकर आए, हमारी एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लेकर आए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो अब देखते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो इक्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के पिलर पर बेस्ड है, जहां इस पॉलिसी के थ्रू लर्निंग, एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन को इम्प्रूव किया जाएगा ताकि इंडिया को एक नॉलेज हब बनाया जा सके। अब हम देखेंगे इस पॉलिसी में क्या बात की गई है। तो इसमें सबसे पहला चेंज ये है कि जो हमारी पहले एचआरडी मिनिस्ट्री थी उसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। मतलब अब एचआरडी मिनिस्ट्री को हम एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानेंगे। इसके अलावा इसमें नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाने की बात की गई है। साथ ही साथ एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनाने की भी बात की गई है, क्योंकि अभी हम करंट में देखते हैं कि कई ऐसी बॉडी है जो एजुकेशन को रेगुलेट कर रही है। जैसे हायर एजुकेशन को यूजीसी रेगुलेट करती है, वैसे जो टेक्निकल एजुकेशन होता है उसको एआईसीटीई रेगुलेट करता है। तो इस तरह ये सबको हटा के एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात की है जो एजुकेशन को रेगुलेट करेगा। वहीं इसमें नेक्स्ट प्रोविज़न ये है कि इसमें जेंडर इंक्लूजन फंड बनाने की बात की गई है, जिसका सीधा सा मतलब है कि गर्ल्स का एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए फंड रेज करने की बात की गई है। साथ ही साथ हमें स्पेशल एजुकेशनल जोन का भी इसमें प्रोविज़न दिखाई देता है। मतलब अब इंडिया में कई स्पेशल एजुकेशन जोन देखने को मिलेंगे। वो कोई पर्टिकुलर जगह हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, वो पर्टिकुलर सिटी हो सकती है। तो इस तरह के जोन बनाने की बात की गई है। और साथ ही साथ इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की भी बात की गई है। मतलब अब सिर्फ हम क्वालिटी के साथ साथ हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देंगे इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अब मैं अगर इस पॉलिसी के तहत स्कूल एजुकेशनल सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज हमें बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न में दिखता है। मतलब अब एग्ज़ाम सिर्फ बुक बेस्ड नहीं होगा कि आप पर्टिकुलर कोई बुक पढ़ लिया और एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर कर लिया। अब ऐसा सिस्टम पूरा चेंज कर दिया गया है इस सिस्टम को। अब नए पैटर्न की बात की गई है जिसमें आपकी नॉलेज एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा। मतलब अब यहाँ पर टोटल प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात की जा रही है कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट में उस नॉलेज को गेन करने के बाद उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, उसे कितनी चीज़ें समझ आ रही है, उसके अंदर कितनी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, ये देखा जाएगा। इस तरह के पैटर्न चेंज करने की बात की गई है। वहीं अगर मैं 10+ जो पहले स्कूलिंग सिस्टम था, मतलब अभी हम जो देख रहे हैं ना, हमने 10+2 स्कूलिंग सिस्टम किया है। तो इस 10+2 स्कूलिंग स्ट्रक्चर को भी चेंज कर दिया गया है और अब नया स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। मतलब इसे ऐसा समझते हैं कि 5+3 = 8 ईयर। मतलब 8 ईयर तक आपको बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सिखाई जाएगी। ठीक है। वहीं जो +3 है वहाँ पे आता है क्लास 6 to लेके 8 तक का एजुकेशन। मतलब 6, 7, 8 यहाँ पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। वहीं जो +4 है वहाँ पे क्लास 9 to 12 है। मतलब 9, 10, 11, 12 यहाँ पे आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई होगी, जहाँ पर आप डिफरेंट सब्जेक्ट चूज़ कर पाएंगे। मतलब पहले ऐसा होता था कि साइंस के साथ आप नहीं ले सकते सोशल साइंस के सब्जेक्ट, लेकिन अब ऐसा है कि आपको जो इंटरेस्ट है, अगर आपको साइंस और सोशल साइंस दोनों में इंटरेस्ट है तो आप दोनों के सब्जेक्ट की पढ़ाई साथ में कर सकते हैं।
सकते हैं। तो इस तरह मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ाई की जाएगी स्कूल लेवल पर भी। और यहाँ पे जो ई कंटेंट की बात की जाती है, रीजनल लैंग्वेज में ई कंटेंट प्रोवाइड करने की भी बात की गई है। और यहाँ पर जो एजुकेशनल सिस्टम है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दिव्यांग फ्रेंडली बनाने की भी कोशिश की जाएगी। मतलब जैसे कि मैं अपने जेएनयू का एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे जेएनयू में आप जेएनयू देखेंगे तो कई ऐसे जैसे कि नॉर्मल लोगों के लिए सीढ़ियाँ बनी गई हैं, वैसे दिव्यांग पर्सन लोगों के लिए इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है कि वो लाइब्रेरी में भी बहुत आसानी से जा सकते हैं, 3rd फ्लोर तक भी बहुत आसानी से जा सकते हैं, चल सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह का जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरे देश में लागू करने की बात की जा गई है इस पॉलिसी के तहत। अब अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का प्रोविज़न किया गया है जिसे एनटीए कंडक्ट कराएगा। एनटीए मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मतलब अब पूरे देश में जो एडमिशन का प्रोसेस होगा उसके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का प्रोविज़न हो जाएगा इस पॉलिसी के बाद से। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं ना अलग अलग एंट्रेंस देना पड़ता था, इसके लिए अलग उसके लिए अलग, वो हट जाएगा। अब एनटीए के थ्रू सारे एंट्रेंस टेस्ट करवाए जाएंगे। वहीं अगर हायर एजुकेशन की बात, एक और इम्पॉर्टेंट इसमें प्रोविज़न ये किया गया है कि इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट की बात की गई है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 2 साल की पढ़ाई पूरी कर ली, ठीक है, पर आप किसी कारण से आप उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपने 2 साल पढ़ने के बाद आपको लगा कि आपको दूसरा कुछ पढ़ना है या दूसरा कुछ पढ़ने का आपका मन हो गया, तो ऐसे में जो आपने 2 साल की पढ़ाई की है वो वेस्ट नहीं जाएगी। उस 2 साल की पढ़ाई के लिए आपको क्रेडिट दिया जाएगा। और ये क्रेडिट कैसे दिया जाएगा? मतलब अगर आपने 1 साल पढ़ा है तो आपको उस पर्टिकुलर 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को 2 साल पढ़ा है तो आपको 2 साल का डिप्लोमा दिया जाएगा। वहीं आपने कोर्स पूरा किया है तो आपको डिग्री दी जाएगी। तो अगर आप इस पूरे सिस्टम को एक क्रेडिट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत देख भी सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं ग्रेजुएशन कोर्सेज़ की बात करूं तो उसे भी कैटेगराइज किया गया है। मतलब अगर आपको सिर्फ ग्रेजुएशन करके डिग्री लेनी है तो आप 3 साल में उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च फील्ड में जाना है तो आप ग्रेजुएशन को 4 साल के लिए भी आपका जो ग्रेजुएशन सिस्टम होगा वो 4 साल के लिए कर दिया जाएगा, जिसमें आप रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। वहीं हायर एजुकेशन में भी एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश की गई है। मतलब अगर आप आईआईटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप चाहें तो सोशल साइंस की भी पढ़ाई कर सकते हैं। आप एक साथ अलग अलग डिसिप्लिन की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम की इसमें व्यवस्था की गई है। वहीं अगर इसके नेक्स्ट प्रोविज़न की बात करूँ तो यहाँ पर 100 टॉप फॉरेन कॉलेजेस के ब्रांचेस खोलने की बात की गई है। मतलब अब इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो बिना फॉरेन गए इंडिया में रहकर फॉरेन कॉलेजेस के कोर्सेज को कर सकेंगे और डिग्री भी ले सकेंगे इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है, काफ़ी बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया से बाहर नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए। तो इस तरह का हमें प्रोविज़न इस नई पॉलिसी में दिखता है। वहीं अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल की कॉलेजेस की बात करूं तो इसमें ये है कि हम जानते हैं कि जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं वो उतने ऑटोनमस नहीं होते, वो किसी न किसी बड़े यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएटेड होते हैं, उनके पास ऑटोनॉमी नहीं होती है। तो अब क्या किया गया है इस पॉलिसी के तहत, उन कॉलेजेस को, डिग्री कॉलेजेस को, अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है। ठीक है, साथ ही साथ पूरे इंडिया में सेम एजुकेशन स्टैंडर्ड बनाने की भी बात की गई है। तो ये सारे कुछ ऐसे लूप होल्स थे जो हम इतने सालों से देखते हुए आ रहे थे अपने एजुकेशन सिस्टम में। वो सारे लूप होल्स को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की गई है इस पूरी पॉलिसी के तहत। वहीं मैं शिक्षा नीति के कुछ और प्रोविज़न की बात करूं तो इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की बात की गई है। साथ ही साथ इंडियन लैंग्वेज स्पेशली संस्कृत को प्रमोट करने की बात की गई है। और ये जो प्रमोट हम देखेंगे वो सिर्फ स्कूल लेवल पे नहीं होगा, स्कूल जो मिडिल स्कूल होता है उसमें नहीं होगा, बल्कि जो हायर एजुकेशन लेवल होता है उसमें भी संस्कृत को प्रमोट करने की बात की गई है। साथ ही साथ संस्कृत यूनिवर्सिटी को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की भी बात की गई है। ठीक है, और वहीं एक हम सुनते हैं ना इंडियन साइन लैंग्वेज, उसको भी स्टैंडर्डाइज करने की बात की गई है। और जो हमारे स्कॉलरशिप स्कीम्स होते हैं उसका भी दायरा बढ़ाने की बात इसमें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है इस स्कीम के तहत। वहीं अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो हम देखते हैं जो ओपन लर्निंग
इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। साथ ही साथ जो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन है उसको भी प्रमोट करने की बात की गई है और एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली बनाने की भी बात इसमें की गई है। वहीं हम जीडीपी की बात करें तो अब हमारे एजुकेशन में 6% ऑफ जीडीपी को अलॉट किया जाएगा, इसका भी इसमें प्रोविज़न किया गया है। तो इस तरह हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हमारे शिक्षा नीति के, जो कि मैंने काफ़ी ब्रीफ में इसे डिस्कस करने की कोशिश की है। तो अभी मैं बता दूं तो ये जो पॉलिसी है इसे अभी सिर्फ मंजूरी मिली है, इसे लागू होना बचा है और ओवर द टाइम हम इसकी एफिशिएंसी को देख पाएंगे, हम इसको एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप इन प्रोविज़न्स को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं, आप क्या एजुकेशन पॉलिसी को लेके क्या विचार रखते हैं, या आपको क्या लगता है कि और क्या चीज़ें थी जो ऐड होनी चाहिए थी, जो मिसिंग है, वो आप अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।